हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं आपके छत्तीसगढ़ में या जितने भी अन्य राज्यों में, भारत के अन्य राज्यों में जो संचालित की जा रही है, उन सभी योजनाओं को, सभी कार्यक्रम को डिटेल में एक एक चीजों को हम चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब पिछले साल के एग्जाम जो आपका एग्जाम हुआ था शायद 1-2 साल पहले, आप उसको मैच भी कर सकते हैं। इससे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें सभी क्वेश्चंस उसमें शामिल होंगे। और इतना यकीन रखिए कि आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे अगले महीने, जो भी आपका महिला सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, उसमें क्वेश्चन जरूर से फंसेगा। बस आपसे इतना ही कहना है कि इस वीडियो के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए भी मैं बाल मनोविज्ञान का आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, उसको भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। महिला एवं बाल विकास आपके इसमें विभाग के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, सबको मैं पढ़ा रहा हूं इसके अंतर्गत। तो आप प्लीज इतना ही है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आप अपने दोस्त के साथ, अपने भाई बहन के साथ जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो पुराना, अगर आप एग्जाम देखेंगे, इससे पहले जो आप पुराना सिलेबस देखेंगे, उसमें एक टॉपिक है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, वो उसमें मेंशन नहीं है। तो अभी का जो नया सिलेबस देखेंगे उसमें एक कुछ जो पुरानी योजनाएं हैं, जो अभी के समय में जो बंद हो चुकी है, उसको हटा दिया गया है और कुछ योजनाओं को अभी के सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसमें से एक है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ये अभी हम बाद में देखेंगे इसको है क्या, ये सभी चीजों को आज हम देखेंगे। आईसीडीएस, जिसमें आप देखते थे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सब इसके ऐसा नहीं है कि इस बार के आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है, अभी भी है, लेकिन वो अब किसके स्कीम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आ गया है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आ गया है। तो ये सभी जितने भी स्कीम्स है, जितने भी आंगनबाड़ी है, इसको संचालित करने का काम कौन से विभाग करती है? ये करती है महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, समझ रहे हो? तो महिला एवं बाल विकास विभाग एक्चुअल में इस विभाग को खोलने का, इस विभाग को बनाने का एक मकसद ये है कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, महिला एवं बाल मतलब बच्चों को और महिलाओं को कुपोषण से दूर करना, उनसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन सभी चीजों को उन पे क्या करना, दूर करना, भारत के साथ साथ पूरे राज्यों में भी। और उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, लिखा हूं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास मतलब कई सारे, ऐसा नहीं कि केवल और केवल कुपोषण को, मतलब आप पढ़ाई को अच्छा कर दे, उसके साथ साथ कुपोषण, उनके जीवन स्तर, सभी में उनको सुधार करना है। सर्वांगीण विकास, उसी को अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो महिला एवं बाल विकास विभाग, ये एक्चुअल में इनका प्रमुख उद्देश्य ही क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर याद रखिए, अभी के सिलेबस का पहला टॉपिक है महिला एवं बाल विकास विभाग के क्या है उद्देश्य, उसके बाद उसके दायित्व। तो उद्देश्य देखेंगे तो ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप देखेंगे इसके उद्देश्य में, तो देखिए क्या लिखा है यहां पर, 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित बाल विकास योजना का संचालन करना। समेकित बाल विकास मतलब आप बोल सकते हैं, समेकित को ही एकीकृत बोलते हैं, इंटीग्रेटेड या एकीकृत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसी को कहा जाता है आईसीडीएस। अगर आप देखेंगे तो 0 से 6 वर्ष तक के, याद रखिए, भारत सरकार की एक योजना है, जिसमें भारत सरकार, भारत देश के जितने भी राज्य हैं उसके अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उस 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके विकास के लिए क्या करना, एक कौन सी योजना का संचालन करना, आईसीडीएस। याद रखिएगा, आईसीडीएस मतलब एकीकृत या समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन करना। विभाग, महिला बाल विकास विभाग का एक प्रमुख उद्देश्य है। याद रखिए वर्ष याद रखिएगा, आयु वर्ग याद रखिएगा, 0 से 6 वर्ष का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए, केवल बच्चों का बस तो नहीं होगा, नाम ही है विभाग का महिला एवं बाल विकास, तो महिलाओं का भी तो क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, उनको भी याद रखिए। कुपोषण, या ये मैं बता रहा हूं, जब महिलाएं गर्भवती रहती है तो उनका भी विकास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर उनका ही विकास नहीं होगा तो बच्चे का विकास कैसे होगा? इसीलिए देखिए,
बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं का संचालन करना। यहाँ पर क्या बोला गया है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आईसीडीएस अर्थात एकीकृत या समेकित बाल विकास, समेकित या एकीकृत मतलब होता है एक साथ बाल विकास मतलब एक साथ बच्चों का क्या करो, विकास करो, उसके लिए योजना का संचालन करेगी कौन, ये विभाग करेगी 0 से 6 वर्ष तक का। उसके अलावा बच्चे और महिलाओं के कल्याण के लिए, अब बच्चों का तो विकास हो रहा है, उसके अलावा बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं का क्या करना, ये देखिए कल्याण संबंधी योजनाओं का संचालन करना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। तीसरा है बालक बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना। आप तो अगर आप आर्टिकल 24 के अंतर्गत आप देखते होंगे कि बाल श्रम निषेध है, कहने का मतलब बच्चों को, किसी भी बालक या बालिकाओं को उनको जोखिम भरे या किसी भी स्थानों पर काम नहीं कराना, अर्थात उनके अधिकारों के क्या करना, उनका संरक्षण करना, ये भी क्या है एक विभाग का एक प्रकार से उद्देश्य है। अगला देखेंगे तो महिलाओं एवं किशोरियों बालिकाओं का सशक्तिकरण, इनको क्या करना, सशक्त बनाना, किनको, महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को क्या बनाना, सशक्त बनाना, ये भी इनके प्रमुख उद्देश्य में से एक है महिला एवं बाल विकास विभाग के। तो ये तो रहे इसके उद्देश्य। अगर आप इसके दायित्व की बात करते हैं तो देखिए ये उद्देश्य है और इसके दायित्व ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, समझिएगा। देखिए दायित्व क्या है, प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, याद रखिएगा प्रदेश की महिलाओं की मैं आपको बता रहा हूं, ये स्कीम जो है जितने भी आप चलाए जा रहे हैं ये देश में चलाए जाते हैं, देश के हर राज्यों के हर जिलों में क्या किया जाता है, इसको संचालित किया जाता है। तो प्रदेश की महिलाओं के, स्वाभाविक सी बात है महिला होंगे कि सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करना, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में और साथ ही साथ उनके पोषण की स्थिति में क्या करना, सुधार करना, इनका दायित्व होगा। समझ रहे हैं। दूसरा है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, बच्चों के क्या शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा उनको कुपोषण से बचाना, ये इनका दायित्व होगा। देखिए महिलाओं के में एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहाँ पर, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, बच्चों की आर्थिक स्थिति में नहीं, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में। बच्चे की आर्थिक स्थिति तो हो ही नहीं सकती, तो बच्चों की नहीं, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य में तथा उनके पोषण स्तर पे क्या लाना, सुधार लाना, ये महिलाओं का है। बच्चों का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सेम है यहाँ पर। समाज अगर आप देखेंगे तो देखिए शारीरिक, सामाजिक, बच्चों का सामाजिक तो ऐसा होगा नहीं, समाज में सुधार लाना, छोटे छोटे बच्चों का क्या सुधार लाओगे समाज में, तो शरीर से उनकी सुधार लाना है, शारीरिक, उसके अलावा मानसिक, उसके अलावा बौद्धिक विकास करना। देखिए शरीर का विकास करना, आपको मैं पढ़ाया हूं बाल मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा 0 से 5 वर्ष तक में ही, अर्थात जन्म से लेकर 5 वर्ष तक में ही शारीरिक और मानसिक विकास होता है, मैं आपको बताया था। तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना उनका, तथा उसके साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना, ठीक है। और यही तो अगर आप करोगे तो कुपोषण से वो बच जाएगा बच्चा, तो कुपोषण से भी क्या करना, बचाना, इसका एक दायित्व है। तीसरा देखेंगे तो महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय करना। तो महिलाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है, और उनको सशक्त बनाने के लिए नीति, अलग अलग नीतियों का क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, ठीक है। ये तीसरा इसका दायित्व है। चौथा है बाल अधिकारों का क्या करना, प्रभावी संरक्षण करना। देखिए बाल अधिकार अभी मैं आपको बताया, जैसे आर्टिकल 24 है बाल श्रम निषेध, जो आप पढ़ते हैं कि बच्चों को उनको काम नहीं कराना, ये इनका, जैसे आप पढ़ते हैं ना 14 वर्ष तक के कम बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थानों पर काम, जोखिम भरे स्थानों पर काम नहीं कर सकते हैं, ये सब आप पढ़ते हैं। तो उनके अधिकारों का संरक्षण करना, ठीक है, ये उनके अधिकार है, ये उनके फंडामेंटल राइट्स है, बच्चों का अधिकार है। तो बाल अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना भी इस विभाग का एक प्रकार से दायित्व है। पांचवा है बच्चों तथा महिलाओं के विकास हेतु संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका निभाना। मतलब बच्चों तथा महिलाओं के जो विकास कर रहे हैं, या महिलाओं के अगर विकास के लिए जो भी इससे संबंधित योजनाएं हैं, जैसे आईसीडीएस हो गई, एक प्रकार से योजना है, क्या करते हैं, बच्चों और महिलाओं की विकास के लिए तो एक प्रकार से योजना है। तो बच्चों तथा महिलाओं के विकास हेतु या विकास के लिए संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन में क्या करना, समन्वय की भूमिका स्थापित करना। क्रियान्वयन करना नहीं होता, क्रियान्वयन करना, एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट करना ये निदेशालय का काम होता है, जो आप पढ़ते होंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका स्थापित करना है, एक्चुअल में इस विभाग का काम, समन्वय का काम करती है ये, ठीक है। उसके बाद महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, उनके कौन कौन से उसको संविधान में अधिकार दिया गया है,
तो इसकी क्या करना है, इसके संरक्षण करना, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम एवं जागरूक बनाना। पर मिट गया है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब इसका विभाग का एक और उद्देश्य क्या है, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार के बारे में या संवैधानिक सुरक्षा के बारे में, संवैधानिक सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जितने भी कानून हैं या जितने भी योजनाएं हैं उनके लाभ उठाने के लिए क्या करना, उनको जागृत करना। जैसे आंगनबाड़ी में इतने कुपोषण से उनको कुपोषण दूर करने के लिए, पोषण आहार देने के लिए क्या किया जाता है, उनको जागरूक करना। ये भी कहां कहां पर आंगनबाड़ी है, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा बताने के लिए। तो एक्चुअल में विभाग का काम क्या है, उनको जागृत करना है। तो ये रहे महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य और इसका दायित्व। समझ आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। देखिए अभी हम इसके अंदर में नहीं आए हैं, अभी इसके अंदर को पढ़ना है या थोड़ा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। हम डिटेल में पढ़ेंगे आज कैसा है क्या है, इसको पूरा का पूरा और समझते जाइए। अभी ये देखिए, ये हुआ उद्देश्य और ये हुआ इसका दायित्व। तो सबसे पहले इसी दायित्व को या बोल सकते हैं इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975, याद रखिए, महात्मा गांधी की 106वीं वर्षगांठ 106वीं वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर 1975 को क्या लाया गया था, एकीकृत बाल विकास स्कीम लाया गया था। एक प्रकार से योजना लाई गई थी जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS लाया गया था, याद रखिएगा। और इसी समय से ये एक योजना है। अब इस योजना को तो ले आया गया, लेकिन एक केंद्र भी तो बनाया जाएगा। अब इस योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कहां पर करोगे, तो इसी के लिए 1975 में आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, भारत में आंगनबाड़ी, सबसे पहले आंगनबाड़ी की शुरुआत या आंगनबाड़ी कब खोला गया, 1975 में खोला गया। देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। इस विभाग का उद्देश्य और दायित्व तो पढ़ लिए। अब इसके अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई ना कोई परियोजना, कोई ना कोई योजना तो लाई जाएगी। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को क्या लाया गया था, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या बोल सकते हैं उसको समेकित या एकीकृत बाल विकास, इसे क्या बोलेंगे, एकीकृत बाल विकास योजना। और एकीकृत का मतलब होता है या समेकित का मतलब होता है, एकीकृत मतलब एक साथ सभी का क्या करना, विकास करना। याद रखिए यही लाया गया था ICDS 1975, 2 अक्टूबर 1975 में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो विभाग है जो आप पढ़ रहे हैं इसकी विभागीय संरचना के बारे में बता देता हूं कि जिला स्तर पर इसका प्रमुख कौन होता है और इसको निदेशालय पर, अर्थात इसको जब इंप्लीमेंट करते हैं तो इंप्लीमेंट करने वाले जो विभाग अध्यक्ष होते हैं इसका प्रमुख कौन, मतलब इसके विभाग अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपको मैं चलिए बता देता हूं। तो चलिए इसकी विभागीय संरचना को देखते हैं कि कैसे जिला स्तर पर और अपने बोल सकते हैं कि इसको क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से स्तर पर कौन कौन से सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बैठे हुए हैं उसको देखते हैं। देखिए विभागीय संरचना, देखिए इससे पहले मैं बता दूं, महिला एवं बाल विकास विभाग जो जितने भी आप पढ़ते होंगे आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी खोलने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। याद रखिए राज्य सरकार केवल और केवल एक बार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार को बोलती है एक बार कि यहां पर किसी स्थान पर उनको क्या है, मैं जनरल वे में बता रहा हूं कि उनको क्या किसी स्थान पर आंगनबाड़ी खोलना है। तो इसके लिए राज्य सरकार अप्रोच करती है किसको, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उसमें मनाही भी कर सकता है और उसको स्वीकृत भी कर सकता है, मतलब अस्वीकृत भी कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है। तो अप्रोच करती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको, केंद्र सरकार की स्वविवेक शक्ति है कि राज्य सरकार की बातों को माने या ना माने। अर्थात केंद्र सरकार क्या कर सकती है, किसी भी स्थान पर राज्य सरकार के कहने पर आंगनबाड़ी खोल भी सकती है, नहीं भी खोल सकती। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं आप आंगनबाड़ी ICDS, याद रखिएगा केंद्र की एक प्रकार से एक योजना है, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो अभी तो खैर मैं इसको पूरे डिटेल में शुरू करूंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं विभाग। तो विभाग के अंतर्गत एक सरकारी कर्मचारी ही आएगा। विभाग में कौन कौन होते हैं देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक तो होता है सचिवालय, आपको भी पता होगा, ठीक है। विभाग अगर आप देखेंगे तो एक सचिवालय होगा और एक होगा निदेशालय, ठीक है, जिसको आप संचालनालय भी बोलते हैं। तो एक
सचिवालय होगा और दूसरा होगा निदेशालय। तो सचिवालय का काम मेनली क्या है, नीति निर्माण करने का, कानून बनाने का, जिसमें एक सचिव होगा। सचिव की सहायता से सचिव उनको गाइडेंस देंगे मंत्रियों को, क्योंकि मंत्री होते हैं अनपढ़, ठीक है। तो सचिव क्या करेंगे, उनको मतलब सलाह देने का काम करेंगे मंत्रियों को। तो मंत्री और सचिव ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार से सचिवों की सलाह पर मंत्री क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करती है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। तो वो तो अलग एक पार्ट हो गया, वो कानून बनाए वो अलग एक पार्ट हो गया, ठीक है। और एक और आता है यहां पर विभाग, जिसको आप बोलते हैं निदेशालय। एक होता है निदेशालय। तो निदेशालय अगर आप देखेंगे, डायरेक्टरेट इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा। तो निदेशालय का मेनली काम क्या होता है, याद रखें। देखिए नियम कौन बनाएगा, नियम बनाएगी, याद रखिएगा, नियम बनाती है राज्य सरकार, लेकिन किसकी सलाह पर, सचिवालय की सलाह पर, ठीक है। सचिव क्या करते हैं, उनको सलाह देते हैं मंत्रियों को, और वो क्या करते हैं फिर एक प्रकार से कानून बनाने का काम करती है। उसके बाद वो कानून तो बन गया, तो कानूनों को या नियमों को लागू करने का काम कौन करती है, याद रखिएगा, लागू करने का काम करती है निदेशालय, ठीक है। निदेशालय तो याद रखिए जैसे, और याद रखिए सबसे, जैसे आप पढ़ते होंगे सचिवालय का सबसे प्रमुख होता है मुख्य सचिव, वैसे ही निदेशालय का सबसे प्रमुख एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं हम विभाग अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, विभागाध्यक्ष, या इसी को अपन बोलते हैं संचालक, या कई जगह इसको अपन बोल देते हैं आयुक्त। इसको क्या बोल देते हैं, आयुक्त बोल देते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से जानते हैं। विभाग अध्यक्ष जैसे सचिवालय का प्रमुख कहलाता है मुख्य सचिव, वैसे ही निदेशालय का प्रमुख क्या कहलाएगा, आपका विभाग अध्यक्ष या संचालक या आयुक्त। जैसे एक सचिवालय में जाओगे तो हर एक सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग विभाग के लिए एक अलग अलग सचिव की क्या रहती है, एक बोल सकते हैं ऑफिस रहता है, ठीक है। वैसे ही आप निदेशालय जाओगे तो हर विभाग के विभाग अध्यक्ष के लिए, जो एक विभाग अध्यक्ष होगा, उनके अलग अलग कैबिन बैठा रहता है। जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए एक अलग से भी एक अलग होगा निदेशालय का प्रमुख, जिसको आप विभागाध्यक्ष बोलेंगे, ठीक है। संचालक बोलते हैं खैर उसको, लेकिन अभी मैं बात की बात बता रहा हूं। वैसे ही जैसे स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एक अलग से विभाग अध्यक्ष होगा, एक हायर एजुकेशन के लिए अलग से होगा, एक पंचायत के लिए एक अलग से होगा। तो हर विभाग के लिए क्या होंगे, एक निदेशालय का प्रमुख होगा, विभाग अध्यक्ष बैठेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय के जो प्रमुख होते हैं, जिसका काम है क्या करना, नियमों को लागू करना, उसके प्रमुख को कहा जाता है, याद रखिएगा, संचालक कहा जाता है। आयुक्त भी नहीं कहा जाएगा, विभाग अध्यक्ष भी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है संचालक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी संचालक के नीचे, याद रखे, इसी संचालक के नीचे आते हैं अपर या अतिरिक्त संचालक। संचालक के नीचे कौन आएंगे, अतिरिक्त या अपर संचालक। और अतिरिक्त या अपर संचालक इसके नीचे आएंगे, याद रखिएगा, संयुक्त संचालक। इसके नीचे है संयुक्त संचालक, ठीक है। और संयुक्त संचालक के नीचे आते हैं उप संचालक, ठीक है। संयुक्त संचालक, उसके नीचे आएंगे उप संचालक, उसके नीचे आएंगे, याद रखिएगा, संचालक, या सॉरी, उसके नीचे आएंगे सहायक संचालक, सहायक संचालक। और इसके नीचे आते हैं लेखाधिकारी। जब पढ़ते हैं ना बार बार लेखाधिकारी, लेखाधिकारी है, याद रखिए ये इस हायरार्की में चलता है। तो निदेशालय की सबसे मुख्य इकाई कौन सी है, याद रखिएगा, वो है विभाग अध्यक्ष वाला। सभी विभागों की बात बता रहा हूं। अगर महिला एवं बाल विकास में देखेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, संचालक कहा जाता है। और लेखाधिकारी के नीचे कौन आएंगे, अन्य कर्मचारी। जितने भी अन्य कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, वो जो लागू कराने का काम करती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात है, कोरोना हुआ था, अभी टीकाकरण अभी शुरुआत किया गया था। तो याद रखिएगा, टीकाकरण होगा या नहीं होगा, ये बोल सकते हैं नियम कानून कौन बनाया, ये बनाया था सरकार, बनाई थी। अब सरकार इस नियम को या नीतियों को तो बना दी, अब इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए मंत्री तो नहीं आएंगे, तो इंप्लीमेंट कौन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे सरकारी कर्मचारी, या किसी को
टेंडर बेस पे लेके सरकार क्या करती है, उसको सैलरी देकर उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है। तो आप देखे होंगे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे या कोई भी जो संविदा में पोस्ट निकाल कर क्या किया गया था, उनको भर्ती किया गया था और वो क्या किए थे, एक प्रकार से उसको इंप्लीमेंट किए थे। किसको? जो कोरोना वैक्सीन लग रहा था वो। तो वो एक्चुअल में सब के सब किसके अंदर में आ गए? वो सब के सब निदेशालय का ही एक पार्ट बन गए थे। मतलब वो क्या किसके पार्ट बन गए थे? नियमों को लागू करने वाले के हिस्से में आ गए थे। वो केवल और केवल नियम को लागू करने का ही काम करती है। कौन? निदेशालय। समझ रहे होंगे। तो ये हायरार्की है। तो निदेशालय याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख को क्या बोलते हैं, या निदेशालय के प्रमुख को क्या बोलते हैं? आप संचालक बोलते हैं। ठीक है। अगर आप बात करेंगे जिला स्तर पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो जिला स्तर पर देखेंगे तो इसका सबसे प्रमुख कहलाता है जिला कार्यक्रम अधिकारी। जिला कार्यक्रम अधिकारी। महिला एवं बाल विकास विभाग में जिले का प्रमुख क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जिला का जिला कार्यक्रम अधिकारी। इसको आप क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। इसके बाद क्या आ जाएगा? जिला, इसके नीचे जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी। ठीक है, अब पढ़ते हैं ना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी। तो इसको आप क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। इसके नीचे जिला कार्यक्रम अधिकारी के नीचे कौन आएंगे? आपका DWCDO। उसके नीचे कौन आएंगे? बाल विकास परियोजना अधिकारी। बाल विकास परियोजना अधिकारी। और इसको क्या बोलेंगे आप? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, CDPO। ठीक है। इसके नीचे आते हैं, याद रखिएगा, पर्यवेक्षक। इसके नीचे आएंगे पर्यवेक्षक और इसी को आप बोलते हो सुपरवाइजर। और इसी सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए आज आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो आप अपनी हायरार्की देख सकते हैं कि आप जिले पर कौन से स्तर में रहेंगे। सबसे ऊपर तो जिला कार्यक्रम अधिकारी, उसके नीचे कौन आएंगे? महिला एवं बाल विकास अधिकारी। उसके नीचे आते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी और उसके नीचे आते हैं, याद रखिएगा, पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर। और इसी याद रखिए, और इसके अंतर्गत यही पर्यवेक्षक, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? कार्यकारी सदस्य, जिसको आप बोल सकते हैं, स्टाफ बोल सकते हैं। कार्यकारी स्टाफ आते हैं और उसके नीचे में आते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मैं लिख दिया हूं, आप कार्यकारी स्टाफ लिख लीजिएगा। यहां पर क्या आते हैं? यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आएंगे पर्यवेक्षक के नीचे। तो एक देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब एक आंगनबाड़ी के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे। तो एक पर्यवेक्षक के अंडर में 25 आंगनबाड़ी आते हैं। याद रखिएगा, एक पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के कंट्रोल में कितने आंगनबाड़ी है? 25। और एक CDPO के अंतर्गत, बाल विकास परियोजना अधिकारी के अंतर्गत 100 आंगनबाड़ी आता है। याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यह है, एक CDPO कितने सुपरवाइजर को का हेड होता है? अगर आप देखेंगे तो देखिए 25 है, एक सुपरवाइजर के अंतर्गत 25 आंगनबाड़ी, तो 4 सुपरवाइजर के अंतर्गत 100 हो गए। तो ये बाल विकास परियोजना अधिकारी 100 आंगनबाड़ी को देख रहा है, तो कितने सुपरवाइजर को कंट्रोल कर रहा है? फिर 4। समझ रहे होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ICDS जो परियोजना है, उसको जो लागू करने का, एक्चुअल में जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसको जिले में लागू करने का, अपने विकास खंड में लागू करने का। याद रखना है, जो ICDS है वो मेनली एक विकास खंड में लागू होता है। और उस विकास खंड में लागू करने के लिए प्रमुख अधिकारी के तौर पर किसको रखा जाता है? बाल विकास परियोजना अधिकारी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं। जिले में कौन है? जिले में तो आप क्या आते हैं? जिला कार्यक्रम अधिकारी। लेकिन जो ICDS है वो जिले के साथ, जिले में तो कई ICDS परियोजना लागू किया जाएगा, लेकिन एक विकास खंड में कम से कम एक तो हो गई। और उस विकास खंड में जो एक परियोजना चलाई जाएगी, उस परियोजना का हेड कौन होगा? याद रखिएगा, तो होता है ये बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो ICDS की प्रमुख इकाई या बोल सकते, प्रमुख अधिकारी के तौर पर कौन काम करता है? आपका बाल विकास परियोजना अधिकारी। ठीक है। अभी ICDS बताएंगे सब है, क्या है, कैसा है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। इतना मेरे ख्याल से आपको, उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ आ रहा होगा।
ये है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो भी आपकी विभागीय संरचना है वो। आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं इसमें, अभी मैं आपको बताया था महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य क्या थे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का क्या करना, याद रखना, क्या बताया, सर्वांगीण विकास के लिए एकीकृत या समेकित बाल विकास योजना की क्या करना, बाल विकास योजना की शुरुआत करना। तो देखिए इसी के तहत बच्चों के विकास से संबंधित कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें से एक है ICDS। इसका फुल फॉर्म देखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। लेकिन उससे पहले आप समझिए 2018 में केंद्र सरकार द्वारा एक योजना लाई गई जिसका नाम है पोषण, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, राष्ट्रीय पोषण योजना, या अभी मैं सिंपल लिख रहा हूं पोषण योजना, ठीक है, याद रखिए। ये लाया गया था 2018 में, जिसका मेनली काम क्या था, कुपोषण में कमी लाना। इसका मेनली उद्देश्य क्या था, कुपोषण में कमी लाना। कब लाया गया था, 2018 में। समझ रहे हो, इस विभाग का उद्देश्य क्या है, बच्चे और महिलाओं में एक सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है महिलाओं की स्थिति में सुधार करना तथा बच्चे में कुपोषण में क्या लाना, कमी लाना। तो उसी के लिए क्या लाया गया था, एक प्रकार से इस स्कीम के अंतर्गत ही, इस योजना के अंतर्गत ही एक प्रकार से क्या लाया गया था, पोषण योजना लाया गया था 2018 में। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कुपोषण में कमी लाने के लिए। क्योंकि ये योजना लाया गया और इसी योजना के अंतर्गत ही ऑटोमेटिक ICDS भी शामिल हो गया, क्योंकि ICDS का तो मेनली उद्देश्य ही है कि क्या करना, बच्चों का विकास करना, समेकित मतलब सभी बच्चों का विकास करना। देखो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करना, इसका तो मेनली उद्देश्य ही है। तो जब पोषण योजना आया गया 2018 में, तो ICDS ऑटोमेटिक ही किसके अंदर आ गया, इस पोषण योजना के अंतर्गत आ गया। परंतु इसको याद रखिएगा 1 अगस्त 2022 में, 1 अगस्त 2022 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर कर दिया गया वही यहां पर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। इसको 0 बोल सकते हो, याद रखिएगा, पोषण योजना 0, और इसको क्या बोलोगे आप, 2.0 लाया गया। कब लाया गया, 1 अगस्त 2022 को लाया गया, ठीक। ये देखिए याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश, मतलब बोल सकते हो 15वें वित्त आयोग कब आया था, कौन से वित्तीय वर्ष में था, ये वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26, 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के लिए क्या लाया गया है, याद रखिएगा, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 लाया गया है। तो इसी प्रकार जो पोषण योजना है, इसी का ही नाम बदलकर इसका दूसरा वर्जन लाया गया, सेकेंड पार्ट 1 था यहाँ पर, और 2022 में 4 साल बाद पार्ट 2 लाया गया, याद रखना है आपको, ठीक है। तो कब लागू हुआ ये अगर क्वेश्चन है तो, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 1 अगस्त 2022 को लागू हुआ। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जैसे इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, देखिए, कुपोषण में कमी लाना। अब कुपोषण किस में होगा, बच्चों में ही तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका भी प्रमुख उद्देश्य क्या था, बाल कुपोषण पर कमी लाना। जो बच्चों में जो कुपोषण हो रहा है उसमें क्या करना, लगाम लगाना या कमी लाना, या आप बोल सकते हैं लगाम कसना है, लगाम लाना, पहला है। दूसरा आप बोल सकते हैं इसका, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके आधारभूत संरचना में, आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना में सुधार करना। कहने का मतलब, जैसे आंगनबाड़ी पुराना रहा होगा जर्जर जैसा भी, अब उसकी आधारभूत संरचना में,
मतलब आधारभूत मतलब जो पहले की जो संरचना है उसमें क्या करना, सुधार करके उसको बहुत बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य रखा गया। किसका? जो 2.0 है उसका। अब यही 2.0 के अंतर्गत ही जैसे आईसीडीएस एक प्रोग्राम लाया गया और उस प्रोग्राम यही पोषण योजना, कुपोषण को दूर करना, इसका भी मेनली काम है कुपोषण को दूर करना। अब जैसे ही ये 2022 में याद रखिएगा ये लाया गया, तो इसी सक्षम 2.0 के अंतर्गत कई सारी योजनाओं को इसमें शामिल कर दिया गया, जिसमें पहला है आईसीडीएस। ऑटोमेटिक आईसीडीएस इसके अंदर आ गया, क्योंकि आईसीडीएस का तो मेनली उद्देश्य है कुपोषण को दूर करना। ये देखिए कुपोषण को दूर करना। तो जब 2.0 लाया गया, आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 लाया गया, तो आईसीडीएस ऑटोमेटिक इसका हिस्सा बन गया। ठीक है, उसके बाद और क्या लाया गया, इसी के अंतर्गत ही पोषण सुधार लाया गया और साथ ही साथ लाया गया था राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। इसी में ही और एक आग दो है, मैं इसको आपको कल बता दूंगा। और याद रखिए जब 2.0 आया तो आईसीडीएस या पोषण सुधार या राष्ट्रीय आपका जो शिशु गृह है, राष्ट्रीय शिशु गृह का मतलब है जैसे आंगनबाड़ी में काम करने वाले जो महिलाएं हैं, तो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर उनके लिए क्या करना है, एक शिशु गृह की स्थापना करना, जहां पर 26 दिन, महीने में 26 दिन 7.5 घंटा वो शिशु गृह क्या रहेगा, खुला रहेगा। याद रखना है, महीने में 26 दिन और दिन में 7.5 घंटा वो क्या रहेगा, वो शिशु गृह खुला रहेगा। तो इसको आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये अभी मैं केवल इसी आंगनबाड़ी, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, इसको 1 अगस्त 2022 को इसको क्या किया गया, फिर से पार्ट 2 वर्जन लाया गया, समझिए इसको संशोधित किया गया। और आईसीडीएस इसी का ही क्या हो गया, हिस्सा हो गया। ठीक है, अब आईसीडीएस ये कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 में लागू हुआ था। भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था, बता चुका हूं। केंद्र सहायता क्या है, केंद्र सहायता, केंद्र के द्वारा सहायता क्या है, क्या योजना है, केंद्र सरकार लाया है तो केंद्र सरकार ही होगा। ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में क्या करना, सुधार लाना। ठीक है, समझ रहे हो। अभी आपको बताया था विभाग का ही तो मेन उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष, वही है। अब देखो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, ये तीनों तो है ही। उसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में क्या करना, सुधार करना, ये भी इस आईसीडीएस का प्रमुख एक प्रकार से उद्देश्य है। जो बच्चे स्कूल जाते हुए बीच में छोड़ देते हैं, तो ऐसी उनकी प्रवृत्ति को, उनकी आदतों में क्या करना, सुधार करना। तीसरा, बच्चों के उचित मानसिक मतलब मनोवैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास पे क्या करना, की नींव डालना। याद रखेगा, बच्चों के उचित मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास की नींव डालना, ये भी इसका उद्देश्य है। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधित आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से, उचित सामुदायिक मतलब समुदाय में एक साथ शिक्षा देना और उचित अच्छी शिक्षा देना। तो अच्छे तरीके से एक साथ बैठाकर सामुदायिक रूप से शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण, ठीक है, बच्चों में क्या करना, स्वास्थ्य में, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए। अब बच्चों में क्या होगा, स्वास्थ्य करना है, अच्छा करना है, उनको पोषण अच्छा लाना है, उनके विकास करना है, तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माताओं की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए, इन सभी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए, ये जितने भी योजनाएं आप देख रहे हैं, मतलब ये उद्देश्य देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 प्रकार की सेवाएं जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। टीकाकरण है, कई प्रकार की सहायता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी केवल आप इतना समझिए कि एक आईसीडीएस जैसे कोई ओपन हो रहा है, ये एक योजना है, एक आईसीडीएस, इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं आराम से, देखिए, अगर आप देखेंगे कि एक आईसीडीएस, याद रखिएगा, ये एक प्रकार से एक योजना है, योजना या इसको आप बोल सकते हैं परियोजना। और आंगनबाड़ी अगर आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी योजना नहीं है, आंगनबाड़ी एक क्या है, एक केंद्र है। ठीक है, आईसीडीएस क्या है, एक प्रकार से एक योजना है, और आंगनबाड़ी क्या है, एक केंद्र है।
तो इसको खोलने के लिए जैसे आंगनबाड़ी या कहां पर आईसीडीएस की शुरुआत करनी है, इसके लिए राज्य सरकार किसको अप्रोच करती है? केंद्र सरकार को। ठीक, और केंद्र सरकार फिर उसको क्या करती है? स्वीकृत करेगी या तो उसको अस्वीकृत करेगी, स्वीकृत करेगी या तो उसको अस्वीकृत करेगी। ठीक, स्वीकृत कर दिए हैं तो किस नियम से? तो इसके लिए नियम मतलब कौन से विकास खंड में या कहां पर कैसे कितना जनसंख्या में एक आईसीडीएस होगा या आंगनबाड़ी होगा। तो ये नियम किसके गाइडलाइंस को देखते हुए? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार क्या करती है केंद्र सरकार? क्या कराएगी? या तो आंगनबाड़ी खोलेगी, आंगनबाड़ी खोलने का प्रस्ताव देगी, या तो आईसीडीएस ये क्या चलाएगा? प्रोग्राम चलाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ऐसी चलते, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडेंस, एक नियम बना दिया था, एक गाइडेंस लाया था कि इस गाइडेंस के अनुसार ही आप क्या करोगे? किसी स्थानों को या किसी क्षेत्रों को आप आंगनबाड़ी बना दोगे, या मतलब उस क्षेत्र में आप आंगनबाड़ी की स्थापना कर दोगे या उस योजना को लागू करोगे। तो ये गाइडलाइंस आखिर ये नियम है क्या? ये भी देखिए क्या बोला गया था। पहला आप देखते हैं आईसीडीएस के लिए, देखते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये कहां पर शुरू किया जाएगा? पहले इसको देखिए ये है प्रत्येक विकास खंड में, याद रखिएगा, प्रत्येक विकास खंड में आईसीडीएस प्रोग्राम चालू किया जाएगा। ठीक है, या अभी भी चलाया जा रहा है प्रत्येक विकास खंड में। और इसी का ही आईसीडीएस का ही प्रमुख मैं आपको बताया था कौन होता है आईसीडीएस का, जो कि विकास खंड स्तर पर है, बाल विकास परियोजना अधिकारी। ठीक, प्रत्येक विकास खंड का, परंतु ऐसा विकास खंड जिसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक है, 2 लाख से अधिक है, वहां एक से अधिक आईसीडीएस प्रोग्राम चलाया जा सकता है। याद रखिएगा, एक से अधिक। तो आईसीडीएस देखा जाए तो मेनली क्या है? प्रत्येक विकासखंड में होगा, लेकिन ऐसा विकासखंड जहां पर जिस जनसंख्या जो है 2 लाख से ज्यादा है, वहां पर एक से अधिक। एक विकासखंड मान लीजिए 5000 वाली जनसंख्या है, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन मान लीजिए एक विकासखंड 5000 वाली जनसंख्या में ही क्यों ना, मतलब 5000 ही क्यों ना है उसकी जनसंख्या है किसी विकासखंड की, तो भी से ये नियम है कि हर विकासखंड में एक ना एक तो आईसीडीएस प्रोग्राम चलाया ही जाएगा। ठीक है, तो ये आईसीडीएस हर एक विकासखंड में चलाया जाएगा। और अगर किसी विकासखंड में उसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक है, तो वहां पर एक से अधिक आईसीडीएस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ठीक, ये तो रहे आईसीडीएस के बारे में। और रही बात आंगनबाड़ी के बारे में, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि शहरी, सुन लीजिए, शहरी और क्षेत्र में कैसे होता है। तो अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो, बाकी मैं इसको बाद में बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे आंगनबाड़ी, ये भी आंगनबाड़ी के लिए गाइडलाइंस कौन जारी किया था? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ही जारी किए थे। तो अगर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रत्येक 400 से 800 में एक आंगनबाड़ी, ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या लिख लीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 400 से 800 है, वहां पर एक आंगनबाड़ी। अगर 800 से 1600 है, वहां पर 2 आंगनबाड़ी। जहां पर 1600 से 2400 है, वहां पर 3 आंगनबाड़ी। जहां पर 2400 से 3200 है, वहां पर 4 आंगनबाड़ी। कहने का मतलब 800 के गुणांक में ही, गुणज में ही क्या किया जा रहा है? देखिए, एक एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है, समझ रहे हो। लेकिन ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में है। परंतु अगर अपन देखें पहाड़ी क्षेत्र, या पहाड़ी, अगर आप इसको दुर्गम बोल सकते हैं, दुर्गम क्षेत्र में या जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में अगर हम इसकी बात करें, तो जनजाति क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में याद रखना है 300 से 800
के पीछे 1 खोला जाएगा। यहाँ पर शुरुआत 300 से हो रही है, 300 से 800, ऐसा क्षेत्र जहां पर ऐसा जनजाति क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 300 से 800 है, वहां पर एक आंगनबाड़ी होगा। अब वहां पर फिर सेम रहेगा, 800 से 1600 में 2, 1600 से 2400 में 3। समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या मान लीजिए 4000 है,